हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 121। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको पहले से जरूर देख लेना चाहिए, जैसे आप इस एपिसोड से कनेक्ट कर पाओ। तब भी हम पिछले एपिसोड का जरा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान और लिटली ने मिलके उस पत्थर की मूर्ति को धराशायी कर दिया था, और ऐसा हुआ होता है उन डार्क वर्ड्स की वजह से। फाइनली पीछे रिवील हुआ था एक और रास्ता, जिसमें से लोंगी और बाकियों को काफी डेंजरस सेंसेशन फील होती है। ये ऑरा होता है एलियन एविल रेस का, लेकिन होली फ्लेम और हेवली फ्लेम दोनों पे भरोसा करके जियान अपने ग्रुप को आगे ले जाता है। काफी समय तक भटकने के बाद इन्हें एक पेंटिंग दिखाई देती है। इस पेंटिंग में क्या था उसके बारे में जानने के लिए आप देख सकते हो पिछले पार्ट को। बेसिकली जब जियान कंफ्यूज होकर अपने कदमों को पीछे ले रहा था, उसका पैर पड़ जाता है एक हिडन मैकेनिज्म पे, जिससे सभी के लिए एक नया दरवाजा खुल गया था। ये सभी उस पाथ को फॉलो करते करते एक बड़े से फॉरेस्ट के सामने आ जाते हैं। ग्रीन फूड बताती है डेजर्ट माउंटेन रेंज, और यहाँ पे बहुत सारे खजाने छिपे हुए हैं। तभी जियान और बाकी लोग जिस चट्टान के ऊपर खड़े हुए थे वो तेजी से ट्रेम्बल होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बात ऐसी थी कि सब खड़े होते एक बड़े से बीस्ट के ऊपर। फाइनली जायंटिक बीस्ट रिवील हुआ था। एक आइस एट्रीब्यूट का डिमोनिक बीस्ट होता है, और कोइंसिडेंट की बात ये होती है कि जियान को ऐसे बीस्ट का डिमोनिक कोर और ब्लड एसेंस चाहिए होता है। फिर क्या जियान का ग्रुप इसे अपना टारगेट बना लेता है। अब चलो हम इस एपिसोड में आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जब जियान का ग्रुप आसान फ्लोट करके इसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, इस बीस्ट की आवाज सभी के कानों में जाती है। वो बीस्ट कहता है इस एम्पर की नींद को खराब करने की किसकी हिम्मत हुई। एट द सेम टाइम एक चिली ऑरा इस पूरे जंगल को ढकने लगा था। इसे देख के लिटरली कहता है टिस्क टिस्क, इस मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ कम से कम 6 स्टार तो एम्पर लेवल की होगी। लगता है बिग ब्रदर आपकी अच्छी किस्मत है, शुरुआत में हमें अपना टारगेट मिल गया है। अभी जियान शांति से चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस जगह की मिस्ट में ऐसी पावर होती है जो जियान को चीजों के बारे में पता नहीं लगाने देती। वो तब भी एक ऐसे ऑब्सक्योर ऑरा को सेंस कर पा रहा था जो सच में टेरिफाइंग लेवल का होता है। मीफंग कहता है तो यह आइस मार्क टियानहू। जियान का ध्यान वापस लौटा था। वो कहता है चलो हम समय बर्बाद नहीं करते। जियान के आगे बढ़ते हुए फिगर को देख के वो बीस्ट कहता है इंसानों को मेरी टेरिटरी मेंटेन करे हुए काफी लंबा समय हो गया है। लगता है इंसान मेरे कहर के बारे में भूल गए हैं। आगे बढ़ता हुआ जियान कहता है वो ऐसी बात है क्या। उसका फिगर ब्लरी हुआ था। वो अपीयर होता है आइस मार्क टियानहू के बगल में। पास में जाके जियान को मालूम पड़ता है कि इस बीस्ट का फर सिर्फ पूरी तरीके से सफेद नहीं था, बल्कि इसे एक आइस की लेयर भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके करीब जाते ही जियान को एक चिली सेंसेशन फील होती है। उसे फोकस करना पड़ा था अपनी फ्लेम के ऊपर, जैसे ही कोल्ड एनर्जी उसे इफेक्ट न कर पाए। सबसे पहले जियान जिस अटैक का इस्तेमाल करता है उसका नाम होता है ग्रेट हेवन फॉर्चून पाम। आसमान में फिर होता है एक बड़ा सा हाथ जो नीचे की तरफ स्मैश होता है। इसके रिस्पॉन्स में आइस मार्क टियानो ने कोल्ड स्नॉट किया था। वो हम की आवाज के साथ अपने सर के ऊपर एक बड़े से आइस के गोले को बनाने लगता है। ये आइस एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक पेनी से स्फीयर में। इसे जियान के अटैक से टकराने के लिए भेज दिया गया था। बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि इस कोलिजन में जियान की फ्लेम्स बिखर गई थी, बट एंड में जाके वो पूरी आइस भी पिघल जाती है। ये देख के उस बीस्ट की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। वो तब भी खोटी आवाज में कहता है इंसान लगता है तुम सच में एबिलिटी को पोजेस करते हो। जियान की फ्लेम ने उसे अनईजी फील करवाया था। दूसरी तरफ इस अटैक का सामना करके जियान बोलता है ये बीस्ट कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। अगर मेरे पास हेवली फ्लेम्स नहीं होती तो मैं इसके आइस एट्रीब्यूट का सामना नहीं कर पाता। ग्रीन फ्रूट कहती है तो ये फाइटिंग टेक्निक्स का भी यूज कर सकता है। जियान नॉड करके बोलता है हाँ, इन एग्जैक्टली फाइटिंग स्किल्स तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसने अपनी इननेट एनर्जी को टेक्निक्स के फॉर्म में डालना सीख लिया है। वो टियानो अपनी एंशिएंट वॉइस में बोलता है इंसान ये जगह तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। ये आखिरी मौका है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा बस मौत इंतजार कर रही है। जियान का एक्सप्रेशन अब भी काम रहता है। ये ग्रुप फिर से अगली क्लास के लिए तैयार हो रहा था। तभी इनके शरीर को छू के जाती है एक सिनिस्टर सी हवा। इस हवा को महसूस करके मीफंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहता है ये हवा ये कुछ गलत है। तुरंत ही उसने अपनी ब्लू दुगी का यूज करके सभी को एक प्रोटेक्टिव बैरियर में ढक लिया होता है। जब इस आइसी कोल्ड हवा को म्यूइंग सेंस करती है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है क्या चीज है। भले ही उसके पास 5 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ के साथ साथ होली फ्लेम भी हो, तब भी ये हवा उसे चिल फील करवा रही थी। मीफंग के बैरियर को और भी मजबूत करते हुए जियान यूज करते अपनी सोल स्ट्रेंथ को। वो कहता है हमें केयरफुल रहना होगा। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे। तभी जंगल में से एक काले रंग की बीम ऑफ लाइट उठती है। जिस मोमेंट में काले रंग की एनर्जी बाहर आई थी, जियान के हाथ में सोल ईटर टेलिस्मेंट खतरनाक तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। इसे देख के आइस मार्क टियानो एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो गुर्रा के बोलता है डैम इट, आखिर वो चीज यहाँ पे फिर से क्यों आ गई। वो रोर करके साइड में डॉज करने की कोशिश करता है। अभी वो ब्लैक लाइट की चीज से टकराती है। क्रैशिंग आवाज के साथ जमीन कांपने लगी
थी। अभी हवा में भी ऐसा प्रेशर होता है कि जियान के ग्रुप को नीचे आके खुद को स्थिर करना पड़ा था। वो कहते हैं सोलिटरी टेलिस्मैन के साथ क्या हो रहा है। उसकी नजरें जाती है उस टियान्यू की तरफ जो उतना मजेस्टिक नहीं लग रहा था। वो टियान्यू जो कि कुछ समय पहले अपना रॉब झाड़ रहा था, अब इस ब्लैक लाइट बीम की वजह से ट्रेम्बल हो रहा होता है। क्लियरली इस चीज से उसका पहले भी सामना हो चुका है। सिचुएशन को अचानक से बदलते हुए देख ग्रीन फ्रूट और म्यूइंग दोनों कंफ्यूज हो चुके होते हैं। वो कहते हैं हो क्या रहा है। अभी उस जाइंट बीस्ट ने अपने आप को आसमान में लॉन्च कर दिया था और उसके पीछे वो काले रंग की लाइट होती है। ऐसा लगता है वो आइस मार्क टियान्यू अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे सीन को देख के जियान का ग्रुप उस पर हंसना तो चाहता था, लेकिन के मुंह से हंसी बाहर नहीं आती। जो चीज इस बीस्ट को भी डरा सकती है उनके सामने भी डेंजर पोज करेगी। जब सिचुएशन को जियान समझ नहीं पाता वो फाइनली लोंगी से हेल्प मांगता है। जियान कहता है सीनियर लोंगी ये क्या चीज है। लोंगी की आवाज गूंजती है जियान के दिमाग में। वो कहते हैं ये मुझे एक मेलेवोलेंट एनर्जी लग रही है। ये किसी इविल एंटिटी की बची हुई फोर्स है जो कि दूसरों की सोल बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। चारों तरफ फैले इस प्रेशर की वजह से पांचों लोग काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जियान दांते मीस के बोलता है डैम इट, इस सिनिस्टर प्रेजेंस की वजह से हम मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी अपने सिर को उठा के देखते हैं आसमान की तरफ जहाँ पे वो आइस एट्रीब्यूट का टियान्यू जिगजैग पोजीशन में इस लाइट को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आइस टियान्यू घुर्रा के बोलता है डैम इट, आखिर ये चीज फर्स्ट फ्लोर पे प्रेजेंट कैसे हो सकती है। क्या इसे फाइनल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करना था। मुझे तब उस व्यक्ति ने इंजर्ड कर दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस नाइटमेयर का दोबारा सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे उस टियान्यू की मूवमेंट्स डेस्परेट होती जाती हैं। ऐसा लगता है ये लाइट बीम कभी उसे कैच कर लेगी। नीचे जियान कहता है हम इसके खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वो फाइनली हैवी जोनर को अपने हाथ में लेता है। एक्टिवेट हो जाती है 23 तरह की हेवली फ्लेम्स। इनके टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से चारों तरफ की चिली एनर्जी वेपराइज हो गई थी। म्यूफंग जिसने अपनी डार्क ब्लू दुकी से सभी को प्रोटेक्ट कर रखा था वो अभी इस ब्लैक बीम को ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि वो उन टेक्निक से माहिर होता है जो घोसली फोर्सेस से डील क्या करती थी। इस वजह से वो ब्लैक बीम को और भी अच्छे से समझ पाता है। म्यूफंग कहता है ये घोसली एनर्जी ये बहुत ज्यादा सिनिस्टर है। म्यूइंग भी अपने दिमाग को लगाते हुए बोलती है लगता है ये उन इविल एंटिटीज में से एक है जिसके बारे में जियान ने बताया था। ग्रीन फ्रूट कहती चलो यहाँ से रिट्रीट किया जाए। इस पे बाकी लोग एक्शन लेने वाले थे तभी जियान से लोंगी रुकने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं जियान इन्हें फाइट करने दो पहले। ये सुन के जियान के चेहरे पे हेजिटेशन तो फ्लैश होती है लेकिन वो एंड में जाके लोंगी ऊपर भरोसा करने का चूज करता है। उसके एक इशारे से ग्रुप भी चुपचाप से साइड में चला जाता है। ये देखते हैं आसमान के सीन को। अभी उस टियान्यू बीस की आंखें एकदम फरोशियस हो चुकी थी। वो चिल्ला के बोलता है अगर तुम सच में मुझे पुश कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें अच्छा फील नहीं करने दूंगा। वो आइस एट्रीब्यूट का टियान्यू ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बूम 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 की आवाज के साथ उसकी बॉडी और भी एक्सपैंड होती है और साथ में उसका आइस एट्रीब्यूट का ऑरा राइज करता है। उसके चारों तरफ कई पेने पेने आइसिकल्स बन जाते हैं। आइसिकल्स का मतलब पेने पेने आइस के स्पीयर्स। वो भी इस धाड़ के बोलते हैं हेवली क्रैम्पॉन। उसके बड़े से पंजे के सामने 3 बड़े आइसिकल्स मेटरलाइज होते हैं और ये शूट हो जाते हैं उस ब्लैक बीम ऑफ लाइट की तरफ। ये सब होने के बाद भी जब वो आइसिकल्स उस ब्लैक बीम के 1 मीटर की दूरी पहुंचते हैं ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो गए थे। ये नजारा उस टियान्यू बीस के लिए शौक से भरा था। वो कहता है समखना मेरे इस अटैक का सामना 6 स्टार 2 दी पावर हाउस भी जैसे कर पाएंगे। इससे पहले बीस रिकवर हो पाता उस काले रंग की रोशनी की स्पीड और तेज हो जाती है। तुरंत ही बीस के सारे फर खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं आइस मार्क। उसका क्लॉ सामने से स्वाइप करता है। हवा में एक बड़ी सी रिफ्ट बन जाती है। उस खाली स्पेस के अंदर से एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ बाहर आया था। इस मोमेंट में आइस माउंटेन बाहर आता है। तुरंत ही पास में बहती हुई नदी जम जाती है। जंगल के हर एक पेड़ हर एक पौधे के ऊपर एक मोटी आइस की लेयर बन जाती है। टेम्परेचर तुरंत ही नीचे गिर गया था। फिर एक कान से खून बहा देने वाली आवाज के साथ वो बर्फ का पहाड़ टकराता है उस लाइट बीम से। एक और बूम की आवाज के साथ उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हालांकि वो ब्लैक बीम ऑफ लाइट भी थोड़ी स्लो हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती। ये एक झटके के साथ उस आइस टियान्यू की तरफ आगे बढ़ गई थी। फाइनली आइस टियान्यू की आंखें डिस्पेयर से भर गई होती हैं। वो कहता है इस बार लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे जैसे काले रंग की रोशनी इस बड़े से जीव के करीब आ रही थी इस आइस टियान्यू की त्वचा में छिपा हुआ एक पुराना घाव वो अपने आप ही खुलने लगता है। इसमें से लीक हो रहा होता है वही ब्लैक ऑरा जो उस बीम ऑफ लाइट से मैच करता था। साफ तौर पे इस बीस्ट को पहले भी इस एनर्जी के द्वारा इंजर्ड किया गया है। एक आखिरी स्विफ्ट मोशन में वो ब्लैक बीम टकराती है उस आइस बीस्ट से। तुरंत ही उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। उन हिस्सों को काले रंग की फ्लेम निकल लेती है। धीरे धीरे उसका फ्लैश श्रिंक होता जाता है। ऐसे भयानक सीन को म्यूइंग भी देख नहीं पाती। वो अपनी आंखें फिर लेती है। म्यूइंग कहती है कैसी क्रूरल्टी है। दूसरी तरफ जियान का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस था। वो कहते हैं पावर बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसे हम डील नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स
जैसे जियान की फीलिंग होती है, लेकिन लगता है उसकी हथेली के ऊपर का वो सोल ईटर टेलिस्मैन इसे एग्री नहीं करता था। उसमें से ग्रीडी लाइट बाहर आ रही होती है। ऐसा लगता है वो उस ब्लैक बीम को निगलना चाहता हो। म्यूइंग कहती है जियान तुम्हें उस टियान्यू बीस्ट के मैजिकल कोर और ब्लड एसेंस पे ध्यान देना होगा। ये सुन के जियान नॉड करता है। वो कहता है मुझे 3 मिनट चाहिए, क्योंकि आइस टियान्यू के बॉडी पार्ट्स नीचे गिर गए थे जिन्हें फ्लेम निगलने की कोशिश कर रही होती है। इस वजह से जियान को उनके पास जाने में कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी तरफ म्यूफंग, म्यूइंग और ग्रीन फ्रूट ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। जियान का फिगर अपेयर हुआ था उस बीस्ट के खोपड़ी की तरफ और उसके एक इशारे पे एक मैजिकल बीस्ट को और उसके सर से बाहर आता है। इसके अंदर की इमेंस पावर को सेंस करके जियान की तबीयत खुश हो जाती है। वो कहता है ये कोर ये सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वहीं पे पीछे म्यूफंग, म्यूइंग और ग्रीन फ्रूट उस ब्लैक एनर्जी बीम से टकरा रहे थे। भले इनके बीच में कई क्लैशेस हो चुकी हो, तभी वो काले रंग की रोशनी पीछे हटने का नाम नहीं लेती है और ये बैटल चलती रहती है। जियान कहता है चलो इस आइस टियान्यू की बॉडी को देखा जाए। ये मैसिव बीस्ट जो कि कुछ समय पहले एक डोमिनेंस से भरी ऑरी को रेडिएट कर रहा था, अब ये 2 हिस्सों में पड़ा होता है। इसके वो ताकत से भरे लिम्स एकदम मोशनलेस होते हैं, तक जिसके जो बालों में यानी कि फर में जो चमक थी वो भी डल हो चुकी होती है। लेकिन तभी जियान को कुछ अजीब लगता है। उसने तभी कुछ पिक्यूलियर नोटिस किया था। जियान देखता है उस जगह को जहाँ पे बीस्ट के 2 हिस्से हुए होते हैं। बात ऐसी थी कि उस कटी हुई जगह पे एक ब्लैक मिस्ट चिपकी सी होती है। वो कहता है इसका खून कहाँ पे गया। जब वो उस काले से धुएं के नेचर को सेंस करने की कोशिश करता है, उसे एक बहुत ही सिनिस्टर सी फीलिंग आती है। हैवी रूलर में से लोंगी जियान के दिमाग में बोलते हैं स्मार्ट टियान्यू ऐसी फोर्स को कभी अपने शरीर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुन के जियान नॉड करता है। वो इस ब्लैक एनर्जी को कुछ समय तक छेड़ता नहीं है। जियान का ध्यान गया था आसमान की बैटल की तरफ। जियान से कुछ ही मीटर की दूरी के आसमान में ग्रीन फ्रूट, म्यूइंग और म्यूफंग उस ब्लैक बीम का रास्ता रोक रहे होते हैं। म्यूइंग कहते ये चीज बहुत अनयूजुअल है। जिस तरीके से 6 रैंक का आइस टियान्यू बीस्ट भी इसके एक अटैक को झेल नहीं पाया, मैं इससे खुद को छूने नहीं देना होगा। इन तीनों में अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस था तो वो था म्यूफंग। आखिरकार जब बात होती है घोंसली एनर्जी की तो फिर ये उसकी स्पेशलिटी का फील्ड होता है। म्यूफंग कहता है फ्रंट में मैं रहूंगा। उसके हाथ में आती एक वुडन सोर्ड जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही होती है। म्यूफंग बोलता है चैंकन बैग हुआ और उसके दूसरे हाथ में कई हैंड से चेंज होने लगी थी। उसकी बॉडी से बाहर आने वाली ब्लूटूथ की उस तलवार के ऊपर कई क्रिप्टिक रून्स को बनाने लगती है। ये रून्स एकदम एंशिएंट वाइब दे रहे होते हैं। जब म्यूफंग ने इस टेक्निक को परफॉर्म किया था वो ब्लैक बीम ट्रेम्बल होती है। म्यूफंग के साथ क्या क्या बदलाव आ रहे थे ग्रीन फ्रूट लगातार ऑब्जर्व कर रही होती है। वो मनी मन में कहती है म्यूफंग की मुझे एनर्जी इसके बारे में मुझे कुछ ऑफ सा लग रहा है। ऐसा लगता है ये घोंसली एनर्जी से सिमिलर हो। ऑफ कोर्स वो इन विचारों को अपने दिमाग में रखती है। जब म्यूफंग की टेक्निक अपने पीक पे पहुंची थी, लगता है उस ब्लैक बीम से अब रुका नहीं जाता। वो अपने आप को कई मोटी मोटी काली बूंदों में बदल के म्यूफंग की तरफ शूट हो जाती है। म्यूफंग को टाइम देने के लिए म्यूइंग बढ़ने वाली थी आगे, लेकिन उससे पहले ग्रीन फ्रूट आगे पहुंच जाती है। वो कहती है मुझे हैंडल करने दो। टेक्निक का नाम होता है 1000 स्नेक डांस। ग्रीन फ्रूट के चारों तरफ कई स्नेक्स मेटलाइज होते हैं। ये हरे रंग के सांप हिसिंग साउंड्स को निकालते हुए उन ब्लैक ड्रॉपलेट से जाकर टकराने लगता है। जब उन हरे सांपों और काली बूंदों के बीच में कांटेक्ट होता था, वो सांप उन काली बूंदों को निकल जाया करते थे। फिर इनकी बॉडी स्वेल होती है। हमने पफ की आवाज के साथ फूटते हुए देखते हैं। अभी आसमान में से हजारों एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। तभी म्यूइंग को सेंस करती है। उसका फिगर आगे बढ़ जाता है ग्रीन फ्रूट की तरफ। एट द सेम टाइम वो ब्लू फ्लेम एक मोटी से शील्ड को बना लेती है। म्यूइंग का ग्रीन फ्रूट के सामने पहुंचना हुआ था, तभी ग्रीन फ्रूट के लेफ्ट साइड से स्पेस में से एक ब्लैक लाइट बाहर आती है। जब इसका कांटेक्ट म्यूइंग की शील्ड से होता है, सिजल की आवाज के साथ वहां से काला धुआं उठ जाता है और हम इसे डिफ्लेक्ट होकर दूसरे स्पेस में जाते हुए देखते हैं। तो ग्रीन फ्रूट के चेहरे पे शॉक अपीयर हो चुका था। वो अपनी गर्दन को इसी सलामत देख के अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझ रही थी। लगता है उसने इस ब्लैक बीम को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। दूसरी तरफ जियान फिर से आइस टियान्यू को ऑब्जर्व करने लगा था। लोंगी कहते हैं भले मैं इस एनर्जी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली टियान्यू की बॉडी का पार्ट नहीं है। लगता है इस आइस बीस्ट टियान्यू के करप्शन का कारण वो काले रंग की लाइट बीम होगी। जियान बॉय से गोड के पूछता है अगर ऐसी बात है तो क्या इस ब्लैक एनर्जी की वजह से का डिमोनिक कोर और ब्लड एसेंस इफेक्ट होने वाला है। अगर बात आइस एट्रिब्यूट के बीस्ट की भी करी जाए तो उनमें भी ये टियान्यू बहुत रेयर होता है। लोग कहते हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तुम ध्यान से आगे बढ़ो। अगर कोई परेशानी होती है तो हम साथ में फेस करेंगे। ओके, तो लगता है राइटर ने पहले फिनाइल पी ली थी। जियान कोर को अब निकालने वाला है। हम उसे एक पैनी सी नाइफ को निकाल के यानी कोई फ्लैश के अंदर गड़ाते हुए देखते हैं। तुरंत ही उस घाव में से काले रंग का ऑरा बाहर आता है। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी सोल पावर को चैनल करके इस ब्लैक ऑरे को सप्रेस करता है। जैसे जैसे उसकी नाइफ अंदर जा रही थी, नजारा और भी बुरा होता जाता है। फाइनली उसे दिखाई देता है वो ब्राइट रेड डीमन कोर जो आईसी एनर्जी की वजह से पल्सेट हो रहा था, मतलब धड़क सा रहा होता है। बस जियान
जियान का ध्यान इस डिमोनिक कोर पे नहीं बल्कि किसी और चीज की तरफ खिंच गया होता है। जियान देखता है कि इस कोर को घेर रखा होता है उस काले रंग के ऑरे ने, और ये ब्लैक ऑरा उसी चेहरे को बना रहा था जिसे जियान ने देखा था उस पत्थर के ऊपर। इसे देख के जियान के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक कांपती हुई आवाज में कहता है ये बहुत ईविल है। इसे देख के ऐसा लगता है जैसे जियान की रूह भी इस चीज से दूरी बनाना चाहती हो। इसीलिए जियान इससे डर चुका होता है। ये डर जियान ने तभी महसूस नहीं किया था जब वो जूलॉजी जैसे एक्सपर्ट के पास गया था। अब तक जियान से पहले कभी ऐसे इनकाउंटर्स हुए नहीं होते हैं। इस रेगिस्तानी इलाके में डेफिनेटली कुछ सिनेस्टर मौजूद है, और जियान जानता था कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की बस शुरुआत है। इससे पहले जियान अपने डिटेक्टिव के रोल को शुरू कर पाता, उसके फोकस को उसकी एक हथेली ने खींचा था, क्योंकि वो फील करता है कि उसकी हथेली के ऊपर एक रून चमकने लगा है और इसमें से उसे एक वार्म सेंसेशन फील हो रही थी। जियान कहता है सोलिटर टेलिस्मैन आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज भी बहुत सिनेस्टर है, क्या मुझे इसे इस्तेमाल करने का रिस्क लेना चाहिए। जियान की अनसर्टेनिटी को देखते हुए लोंगी बताते हैं कि घोस्ट वर्ल्ड के अंदर भी सोलिटर टेलिस्मैन की रेपुटेशन एक तरीके से टॉप नॉच मानी जाती है। इस वजह से इसे इस्तेमाल करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्णय उसे जल्दी लेना था। जियान हेजिटेशन करना बंद कर देता है, उसकी आंखें एक डिटर्मिनेशन से भर गई होती है। वो कहता है तो फिर हो ही जाए। अपनी हथेली को अपने चेहरे के सामने लाके जियान कहता है सोलिटर टेलिस्मैन तुम्हें डिवॉर करने का बहुत शौक है ना, तो चलो तुम पेट भर के डिवॉर करो। जिस मोमेंट में जियान ने सोलिटर टेलिस्मैन को रिस्ट्रेन करना बंद कर दिया था, उसकी हथेली से एक काले रंग का रून बाहर आता है। इस ब्लैक रून में से रेडिएट हो रहा था एक ओमनस ऑरा जो लॉक हो जाता है उस इविल एनर्जी के ऊपर जिसने उस डिमोनिक कोर को घेर रखा था। जियान कहते इसे डिवॉर कर लो। उसके मुंह से कमांड भारी आई थी। वो ब्लैक रून सीधा उस कोर की तरफ शूट हो जाता है। जैसे जैसे सोल ईटर टेलिस्मैन अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा था, इसमें से अजीब सी हिसिंग साउंड्स बाहर आती हैं। डिमोनिक कोर को सराउंड करने वाला ब्लैक ऑरा अपने आप एकदम क्वेवर होने लगता है। ये इस तरीके से कांप रहा था जैसे इसने अपने नेचुरल हंटर का रूप देख लिया हो। वो ब्लैक एनर्जी विगल होके उस टियान्यू की खोपड़ी से बाहर आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लगता है ऐसा मौका मिलने नहीं वाला था। जियान कहता भागना चाहते हो, आखिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। तुरंत ही फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी के साथ साथ टियान्यू के इस बॉडी पार्ट को एक इंटेंस व्हाइट फ्लेम घेर लेती है। जियान कहता है इस फ्लेम की वजह से म्यूफंग और बाकियों का सोल ईटर टेलिस्मैन पे ध्यान भी नहीं जाएगा। कुछ ही पलों में सोल ईटर टेलिस्मैन के उस रून के अंदर से एक हॉरिफाइंग लेवल का सक्शन फोर्स इरप्ट हुआ था। ये दूर भागने की कोशिश कर रहे उस ब्लैक ऑरे को तुरंत ही अपने अंदर खींच लेता है। इसकी भूख कभी खत्म नहीं हुई थी। इस मार्क टियान्यू की बॉडी में जो भी ब्लैक एनर्जी छिपी होती है, इसे भी उस ब्लैक रून ने डिवॉर कर लिया था। लगता है इसे फाइनली सेटिस्फैक्शन फील हुआ है। ये धीरे से फ्लोट करके वापस से जियान की हथेली के अंदर चला जाता है। जब सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को जियान फील करता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। वो तो इसे खांसते हुए पीछे चला गया था। लोंगी से चेतावनी देते हुए बोलते हैं अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो, ये इविल एनर्जी तुम्हारे दिमाग को इरोड करने की कोशिश करेगी। अगर ये तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में अपनी जड़ें बना लेती है तो तुम बस इसके पपेट बन के रह जाओगे। असल में ये होती है वो बची हुई एनर्जी जो चुपचाप से जियान की बॉडी में एंटर कर गई थी। वो दांती मीस के अपने फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करता है। जब फ्लेम दौड़ती है उसकी पूरी बॉडी से, हम उस ब्लैक ऑरे को जियान की हथेली के ऊपर इकट्ठा होते हुए देखते हैं। एक बार फिर से सोल ईटर टेलिस्मैन एक्टिवेट हो गया था। सोल ईटर टेलिस्मैन को देख के जियान कहता है निकी और पूछ उस ब्लैक एनर्जी के पीछे खड़ी करता है एक फ्लेम वॉल और इस एनर्जी को ढकेल दिया था सोल ईटर टेलिस्मैन की तरफ। फाइनली जियान की हेवली फ्लेम और सोल ईटर टेलिस्मैन की सक्शन फोर्स की वजह से इस बची हुई इविल एनर्जी को भी डिवॉर कर लिया जाता है। जब वो ब्लैक ऑरा गायब हुआ था, जियान अपने विचारों को फिर से नॉर्मल सा पाता है। वो अपने हाथ में सोल ईटर टेलिस्मैन को देख के बोलता है इस चीज के अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मुझे उसके बारे में और रिसर्च करना होगा। फोकस करने का समय आ गया था उस कोर के ऊपर। वो एक एल्केमिस्ट होने की वजह से उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। कुछ ही समय के अंदर टियान्यू भी उसके माइंड से उस डिमोनिक कोर को बाहर निकाल लिया गया था। ये होता है एक स्नो वाइट डायमंड शेप का कोर जिसके चारों तरफ एक चिरी एनर्जी फैली हुई थी। इस क्रिस्टली कोर को देख रही जियान की आंखें तब नैरो होती है जब उसे इस चीज की सरफेस के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दिया था। इस चीज को देख के उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है इविल ऑरा फिर से। अब जियान को उस बीस्ट के लिए काफी एडमिरेशन फील होने लगी थी। वो कहता है आइस मार्क टियान्यू इस इविल ऑरे को इतने लंबे समय से रेस कर पाया है, ये सच में बहुत इंप्रेसिव बात है। वो कहता है सोल ईटर टेलिस्मैन तुम्हारे लिए एक और टास्क है। वो फिर से कहता है सोल ईटर टेलिस्मैन, लेकिन इस बार सोल ईटर टेलिस्मैन बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये देख के जियान फाइनली गुस्सा हो जाता है। तभी लोंगी जियान से बोलते हैं रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि सोल ईटर टेलिस्मैन ने जस्ट उस इविल एनर्जी के सिग्निफिकेंट अमाउंट को कंज्यूम किया है, ये भी उसे अब्सॉर्ब कर रहा होगा। और भले ही तुम इसके मालिक बन चुके हो लेकिन तुम इसे कंट्रोल नहीं करते हो। अगर तुम चाहते हो कि हर समय तुम्हारा साथ निभाए तो तुम्हें इसके साथ और भी अच्छा कनेक्शन बनाना होगा। ये सुन के जियान फ्रस्ट्रेशन से साय करता है। वो कहता
कहता है बहुत बढ़िया, मैंने एक और नई परेशानी पाल ली। खैर इन सभी कंप्लेंट्स के बाद भी वो उस डेमोनिक कोर को काफी ध्यान से स्टोरिंग में रख लेता है। उसकी नजरें फिर से टियान्यू बीस्ट की बॉडी के ऊपर जाती है। भले इसके घाव पे कोई ब्लड दिखाई न दे रहा हो, तब भी जियान ने काफी केयरफुल तरीके से इसकी बॉडी से 10 ब्लड एसेंस के ड्रॉपलेट्स को बाहर निकाल लिया था। ऑफ कोर्स इन बूंदों के अंदर भी थोड़ी सी इविल एनर्जी छिपी होती है। जियान बड़बड़ाती हुए बोलता है इसका खून भी दूषित हो चुका है, इसे रिफाइन करने के लिए कम से कम सेकंड ग्रेड एम्पर लेवल के एल्केमिस्ट की स्ट्रेंथ चाहिए। ऑफ कोर्स जहाँ पे मैं पहुंच नहीं पाया हूँ। लगता है मुझे फिर से सोल ईटर टेलिस्मैन पे रिलाई करना होगा। इस डेमोनिक कोर और ब्लड एसेंस को हासिल करने के साथ जियान के दिल पे से एक बहुत ही भारी बोझ हट जाता है। अब होली फ्लेम को डिवाओ करने की उसकी फाइनल प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। ऑफ कोर्स तो सुशेंग पिल को भी उसे रिफाइन करना था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंग्रेडिएंट्स के। सीन चेंज हुआ था, हम एक डेजर्ट सी माउंटेन रेंज को देखते हैं। इस सुनसान से जंगल की हवा में एक ग्रैंड ओल्डर सस्पेंड होता है। इस ओल्डर की सतह होती है एकदम फ्लैट और इस पे एक सिंहासन यानी कि थ्रोन था। बट जो चीज हमारे ध्यान को खींचती है वो होता है एक जायंटिक बीस्ट जो इस थ्रोन के बगल में बैठा होता है। नजारा थोड़ा सा करीब से दिखाया जाता है। हम इस थ्रोन के सामने एक फिगर को देखते हैं। इस व्यक्ति के शरीर में से एक बाउंडलेस अथॉरिटी का ऑरा रेडिएट हो रहा होता है। अगर जियान यहाँ पे मौजूद होता तो इसे तुरंत ही पहचान लेता, क्योंकि ये वही फिगर था जिसे उसने गुफा की उस पेंटिंग में देखा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है उस सीन की जिसमें आसमान को चीर के एक बड़ा सा हाथ जमीन पे प्रेस हो रहा होता है। ये अपने साथ एक ओवरवेलमिंग फोर्स को लाया था जो दुनिया को तबाह करने की स्टैंड को रखती है। और इस कोलोसल पाम के नीचे होता है एक छोटा सा फिगर जिसके कपड़े होते हैं वायलेट गोल्ड कलर के। इसने भी अपनी हथेली को ऊपर करके उस आसमान को चीर के नीचे हाथ को रोकने के लिए आगे बढ़ा दिया होता है। तभी शेडोज में से एक फिगर बाहर आई थी कि वायलेट कलर की आंखें इस जंगल को ध्यान से स्कैन करती हैं। वो कहती है आखिर उस आइस मार्क टियान्यू का ऑरा क्यों गायब हुआ। सीन वापस से जियान के ग्रुप की तरफ जाता है। जब म्यूइंग जियान को अपनी तरफ आते हुए देखती है, एक्साइटमेंट से भरी आवाज में पूछती है सक्सेसफुल। जियान हल्के से नॉड करता है। वो किसी को ब्लड एसेंस और डीमन कोर के अंदर के उस डार्क एनर्जी के बारे में बताता नहीं है। तब से सोल ईटर टेलिस्मैन का यूज करके उस इविल ऑरा को प्योरीफाई करने के चक्कर में जियान ने उस ब्लैक लाइट बीम के साथ म्यूइंग और म्यूफंग की फाइट नहीं देखी थी। वो पूछता है तुम्हारी साइड क्या हो रहा है। जियान के सवाल को सुन के म्यूइंग की ब्यूटीफुल सी आंखें फ्लिकर होती हैं। वो कहती है हमारे साइड सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। भले म्यूफंग कुछ स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा हो, तब भी ऐसा लगता है ये लाइट एकदम इमोर्टल हो, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जियान कहता है इमोर्टल, हाँ। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, उसके हाथ में फिर से एक वार्म सेंसेशन फील होती है। ये होता है सोल ईटर टेलिस्मैन। जियान के दिमाग में तुरंत ही आइडिया आ गया था। वो कहते हैं म्यूफंग, ग्रीन फ्रूट, तुम लोग पीछे आओ, मुझे इस चीज के करीब जाने दो। ये सुन के म्यूफंग और ग्रीन फ्रूट नोट करते हैं। अभी दोनों खतरनाक तरीके से बिजी होते हैं। ग्रीन फ्रूट यूज करती है थाउजेंड्स ने एक टाइडल वेव अटैक को। दूसरी तरफ म्यूफंग अपनी वुडन सोर्ड से हवा में 4 बार स्लैश करता है। इस कंबाइंड अटैक में गोस्ट एनर्जी की सप्रेसिंग पावर भी होती है और साथ में ग्रीन फ्रूट की कोरोसिव फोर्स भी थी। इन दोनों अटैक से रिस्पॉन्ड करते हुए उस ब्लैक लाइट बीम में से बाहर आता है एक ऑमनस ऑरा। एक तरीके की ब्लैक गैस थी। फिर बूम 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 की आवाज के साथ हर एक टकरावट में काला धुआं और फैलता है। साथ में सभी को सुनाई देते हैं अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजंस। म्यूइंग पूछते है जियान का सच में तुम्हारे पास कोई प्लान है। जियान नोट करके कुछ हैंडसीज को चेंज करता है। अचानक से उसका फिगर गायब हो गया था। लिटरली जो कि चारों तरफ ध्यान रख रहा होता है इस टेक्निक को पहचान लेता है। वो कहता है स्पेस शटल हैंड प्रिंट। इस टेक्निक को जियान ने यिनकॉर फॉरेस्ट में सीखा था और इससे वो थोड़ी दूरी का स्पेस शटल कर सकता है। लिटरली कहता है वंडर बिग ब्रदर क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक मोमेंट में उस काले ऑरे के अंदर स्पेस रिपल हुआ था, उसमें से बस एक आर्म बाहर आती है। ये हाथ होता है जियान का जिसमें सोल ईटर टेलिस्मैन मौजूद था। आगे की तरफ झपट्टा मारते हुए जियान सोल ईटर टेलिस्मैन को एक्टिवेट कर देता है। उस ब्लैक गैस की वजह से और लोग नोटिस नहीं कर पाते और जियान का सोल ईटर टेलिस्मैन इस ब्लैक ऑरे को डिवावर कर लेता है। वो मन ही मन में कहता है अच्छी बात है कि इस कियोस्क की वजह से बाकी के लोग कुछ नोटिस नहीं कर पाए। जैसे उस ब्लैक लाइट बीम की आखिरी इविल एनर्जी गायब होती है, जियान का फिगर फिर से म्यूइंग के बगल में अपीयर हो जाता है। जब कुछ और मूवमेंट्स के बाद भी उस गैस के अंदर से कोई मूवमेंट नहीं होती है। म्यूफंग कहता है ये क्या हो रहा है। जियान एक काम स्माइल के साथ बोलता है मैं उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका काम तो आम कर दिया गया है। ये चीज म्यूफंग के लिए एकदम थंडरबोल्ट जैसे थी। वो कहता है क्या। उस सिनिस्टर एनर्जी से इतने समय से उलझने के बाद म्यूफंग उसके नेचर को अच्छे से समझ गया था। वो जानता था कि इसे डील करना कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ ग्रीन फ्रूट कुछ बोलती नहीं है, वो बस गहरी सांसें भर रही थी। जियान बाहर निकालता है स्टोरिंग से कुछ मेडिसिन पिल्स को। वो कहता है एवरीवन पहले हमें रिकवर होना होगा। म्यूइंग, म्यूफंग, ग्रीन फ्रूट बिना हेजिटेशन के जियान की पिल्स को एक्सेप्ट करते हैं। इन पिल्स ने तुरंत ही अपने इफेक्ट को दिखाना शुरू कर दिया था। जियान के पीछे फिर होता है लिटली का फिगर। वो कहता है बिग ब्रदर आप कैसे हो। लिटली को देख के जियान नोट कर देता है। जियान अच्छे से जानता था कि सोल ईटर टेलिस्मैन को लिटली ने नोटिस कर लिया होगा। इस आइस मार्क टियान्यू की
डेथ और उस ब्लैक लाइट बीम से खींचतानी में नीचे के जंगल की वेशभूषा बदल गई थी। नीचे कई बड़े बड़े चट्टानों से कई बड़े बड़े पेड़ दबे होते हैं और उसके अंदर के रास्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके होते हैं। जियान कहते हैं जगह पूरी तरह से बदल गई है और क्योंकि इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के अंदर ऐसी मिस्ट फैली हुई थी जो जियान की परसेप्शन को बेकार कर रही होती है, ये उसके लिए और ही परेशानी बढ़ा देता है। जियान खुद से बोलते आखिर में अब कौन सा रास्ता चुनूं। तभी सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर से एक जानकारी जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होती है। ये थे 4 शब्द जो कि 5 लेयर डेजर्ट पाथ होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहता है डेजर्ट माउंटेन रेंज के 5 लेवल्स। हाँ, ये आइस कार टियान्यू बीस्ट फर्स्ट लेवल पे होगा। अगर उस ब्लैक लाइट बीम ने इसकी जान जल्दी से नहीं ली होती तो इस पहले लेवल को क्रॉस करने में इन्हें काफी लंबा समय लगने वाला था। जियान कहते हैं टेलिस्मैन सच में मिस्टीरियस है। हैवी जोन रूलर के अंदर से लोंगी भी इस बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं सोल ईटर टेलिस्मैन एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, इसकी स्ट्रेंथ होली फ्लेम की बराबरी करती है। लोंगी कहते हैं क्योंकि तुमने इसे इविल ऑरा को ऑब्जर्व करने दिया है, ये तुम्हें उसका इनाम दे रहा होगा। जियान कहता है परहैप्स वो भले ही सोल ईटर टेलिस्मैन को पूरी तरह से कंट्रोल न कर पाता हो, तब इसकी वैल्यू क्या है इसे वो अच्छे से समझता था। अपने टीममेट्स की तरफ एक इशारा करके वो कहता है लेट्स गो। उसके कदम उस टेढ़े मेढ़े रास्ते की तरफ बढ़ गए थे। जियान की कॉन्फिडेंस को देख के मीफंग थोड़ा हेजिटेट करता है। वो फाइनली बोल ही देता है कि जियान मुझे ये रास्ता बहुत अजीब लग रहा है, क्या हमें पहले वो कुछ आगे बोल पाता। जियान ना बोलता है। वो कहते मैं फील कर पा रहा हूँ मैं कोई चीज बुला रही है। उसकी आंखें इस माउंटेन रेंज की पीक की तरफ उड़ती है जिसे घने धुएं ने ढक रखा होता है। मीफंग कहता है हमें बुला रहा है। मीफंग देखता है मियोइंग और शाओई की तरफ। जियान कहता है मुझे लगता है मेरे अलावा तुम दोनों भी इसे फील कर पा रहे होगे। इसके जवाब में मियोइंग और लिटरली दोनों नोट करते हैं क्योंकि दोनों ही फ्लेम एट्रीब्यूट को पोजेस करते थे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर के फ्लेम सोर्स को कोई चीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो। जब तीनों के इंस्टिंक्ट्स एक तरफ ले जाने के लिए बोलती है, मीफंग भी साय करके अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है फिर चला जाए। आगे बढ़ते बढ़ते मीफंग की आंखें टिकी होती है जियान के ऊपर। वो जियान के शरीर में से सिनेस्टर से ऑरे को फील कर पाता है। ये ऑरा इतना छिपा हुआ था जैसे ऑलमोस्ट और कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। मीफंग मनी मन में कहता है क्या उस टेक्निक की वजह से है जैसे जियान ने कुछ पहले परफॉर्म किया है। अभी ग्रीन फूड जियान के बगल में जाके पूछती है जियान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सही रास्ता है। के जवाब में वो अपने हाथ को ऊपर करता है। जियान की उंगली के ऊपर फ्लेकर होती है एक फ्लेम। वो कहता है इसकी वजह से देखिए ग्रीन फूड का कंफ्यूजन और गहरा हो गया था। वो कहती है फ्लेम की वजह से। जियान लिटरली म्यूइंग की तरफ मुड़ के बोलता है तुम दोनों मुझे ज्वाइन करो। बिना हेजिटेशन के दोनों लोग अपनी अपनी फ्लेम को समन करते हैं। ये तीनों फ्लेम के क्लस्टर जियान के सामने रोड करने लगे थे। जियान कहते हैं रिलीज करो। जैसे ही फ्लेम्स रिलीज होती है ये अपने आप ही इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ने लगी थी। जहाँ जहाँ से गुजरती है रास्ता साफ होता जाता है। इस सीन को देख के जियान कहता है इन्हें फॉलो करो। सभी बिना हेजिटेशन के उस रोशनी के पीछे शूट हो जाते हैं। अब जियान के ऊपर डाउट करने की कोई वजह नहीं रह गई थी। चलो तब तक हम जियान की टोली को चलने देते हैं क्योंकि अब मेरे गले की आराम करने का समय आ गया है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लेके जरूर बताना जिससे हम नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए और भी इंथुसियाज्म के साथ बना सकें। नेक्स्ट पार्ट में हम एक वियर्ड प्लेस को देख रहे होंगे जहाँ पे हमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दिखाएंगे। बेसिकली चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फोर्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो तो आप हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो। ये ज्वाइन का ऑप्शन आपको सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। 1-2 दिन में इमोर्टल गॉड्स वाला एपिसोड भी आना शुरू हो जाएगा तो आप उसके लिए अपनी मेंबरशिप लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।